हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था फर्मेंटेशन के बारे में, यानी कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। हमने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप पायरुविक एसिड के दो अणु बनते हैं। दो अणु ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अणु के दो अणु बनते हैं, और पायरुविक अम्ल जो बनता है ये दो दिशाओं में जा सकता है। एक तो जब इसको वायु उपलब्ध होती है, और एक जब वायु इसको उपलब्ध नहीं होती, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो कल हमने आपको बताया था कि जब पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो यह फर्मेंटेशन की दिशा में चला जाता है, और जब इसको ऑक्सीजन, इसको कहते हैं एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी कि फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं? एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन जब इस पायरुविक एसिड को O2 उपलब्ध हो जाता है तब ये क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। तो यह प्रक्रम जो है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाना, चला जाना, यह प्रक्रम जो है एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक अम्ल कहलाता है। पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड कक्षाओं में, बोर्ड परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है कि पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण समझाइए। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण को समझाइए, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का एक भाग। उसी प्रकार से जो है एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी, यह जो है पूरे क्रेब्स चक्र से पहले घटित होने वाली घटना है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इस लिहाज से इसको भी पढ़ना बेहद जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पर एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक अम्ल का वायवीय ऑक्सीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। अब यहाँ पर पायरुविक एसिड के दो अणुओं का निर्माण होता है। अब देखिए, यानी दो अणु। अब सबसे पहले होता क्या है? पायरुविक अम्ल का एक अणु, इसका पहले ये आगे प्रवेश करता है, क्रेब्स चक्र की तरफ अग्रसित होता है। तो होता क्या है? पायरुविक अम्ल जो है ये 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। इसका सूत्र जो है C3H4O3 होता है, यानी 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है। तो सबसे पहले क्रेब्स चक्र पायरुविक एसिड जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। पहले पायरुविक अम्ल का एक अणु, ध्यान रहे, पायरुविक अम्ल का एक अणु माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद इसका जो है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका जो है ऑक्सीडेशन होता है। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, देखिए आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, यानी इसको हम पहले पायरुविक
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए, चूंकि यहां पर डिहाइड्रोजिनेज है, हमने पहले भी आपको बताया था, कहीं भी डी शब्द लगा, डी का मतलब होता है निकलना, तो डिहाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। तो यहां पर जो है ध्यान दें कि पायरुविक अम्ल का एक अणु जब इसका पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इससे निकलने वाला जो हाइड्रोजन परमाणु है वो NAD द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और बनता क्या है, NADH प्लस H, ये बन जाता है। यानी पायरुविक अम्ल का पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप जो है इससे हाइड्रोजन परमाणु, दो हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु NAD द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और NADH प्लस HI ये बन जाता है और ये जाता है टू ETS। और जैसे आपको पहले ही हमने बताया कि NADH प्लस HI का एक अणु जब ये ETS में जाता है तो इससे जो है 3 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अब यहां पर देखें, इसके बाद पायरुविक अम्ल जो है ये 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। तो पहले होता क्या, पायरुविक अम्ल का एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में मुक्त हो जाता है। ये देखिए यहां पर हम CO2 के रूप में मुक्त दिखा रहे हैं। सबसे पहले पायरुविक अम्ल जो कि 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है, इसका एक कार्बन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाता है। यह क्रिया जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। यानी पायरुविक अम्ल का एक कार्बन परमाणु CO2 के रूप में मुक्त होता है और यह क्रिया जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। यानी ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। अब इसके बाद जो है, पहले इसका ऑक्सीडेशन हुआ, अब इसके बाद जो है यह कोएंजाइम A के साथ मिलकर के एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण कर देता है। एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण कर देता है जो कि 2 कार्बन परमाणु वाला होता है। देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, एराबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक अम्ल का यानी वायवीय ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, तो आप देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के अंतिम उत्पाद के रूप में पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल 3 कार्बन वाला यौगिक होता है। तो सबसे पहले पायरुविक अम्ल के 3 कार्बन में से एक कार्बन परमाणु कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाता है। यह क्रिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। फिर उसके बाद पायरुविक अम्ल जो है, पायरुविक एसिड पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में और कोएंजाइम A के साथ संयुक्त होकर एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण करता है। इतना आपकी नॉलेज में होना चाहिए। पायरुविक एसिड पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में कोएंजाइम A से क्रिया कर एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण करता है,
जो कि 2 कार्बन परमाणु वाला होता है। फिर लिखेंगे यानी पायरिक अम्ल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसमें जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं जो कि NAD द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और फिर NADH प्लस H आयन हाइड्रोजन आयन बन जाता है। यह ETS में जाता है तो इससे 3 ATP ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, अब ये इसमें से जल का अणु भी बाहर निकलता है, ये भी ध्यान दें आपको H2O। अब ये एसी टाइप कोएंजाइम में क्या काम करता है, ये OAA यहां को सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। अब देखिए ये 4 कार्बन परमाणु वाला होता है। ये जेलोएस्टिक अम्ल जो है ये क्रेब चक्र का अंतिम उत्पाद होता है और क्रेब चक्र का प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल होता है। अब इसके बारे में हम आपको और अलग से एक चित्र बनाएंगे जिसमें आपको ये दिखेगा कि अंतिम उत्पाद के रूप में OA बनता प्राप्त होगा। अब देखिए, अब यह एसिटाइल कोएंजाइम A ये क्या काम करता है, ये क्रेब चक्र के अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त जेलोएस्टिक अम्ल के साथ मिलकर के 6 कार्बन परमाणु वाला सिट्रिक अम्ल का निर्माण कर देता है। क्या हमने आपको बताया, एसिटाइल कोएंजाइम A अपने एसिटाइल समूह से दोनों कार्बन परमाणु को मुक्त कर देता है और ये क्रेब चक्र के अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त 4 कार्बन वाला जेलोएस्टिक अम्ल से ये क्रिया करके 6 कार्बन परमाणु वाला सिट्रिक अम्ल का निर्माण करता है और यही से क्रेब चक्र का प्रारंभ हो जाता है। अब यहां पर एक ये देखो क्रेब चक्र, ये अंतिम उत्पाद, ये प्रथम उत्पाद, इसके बाद वाला ये हम आपको बाद में बना करके बताएंगे कि कैसे प्रकार से ये होता है। अब देखिए, अब यहां पर प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल, अंतिम उत्पाद क्रेब चक्र का OAA। अब ये ध्यान रहे, हमने केवल पायरिक अम्ल के एक अणु के बारे में हमने भी बात की है आपसे कि पायरिक अणु के 2 अणु बनते हैं जिसमें से केवल एक अणु पहले आगे बढ़ता है। एक अणु जो है पहले ये अपने एक कार्बन परमाणु को CO2 के रूप में मुक्त कर देता है, फिर उसके बाद पायरिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में एक पायरिक अणु के एक अणु का ऑक्सीडेशन होता है जिसके फलस्वरूप कोएंजाइम A की सहायता से एसिटाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है और इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होते हैं जो कि NAD द्वारा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ये NADH प्लस H आयन का निर्माण होता है। यह ETS में जाता है जिससे 3 ATP बनता है। ये केवल एक अणु इसका आया इधर। अब देखिए 4 कार्बन जेलोएस्टिक अम्ल का 4 कार्बन और एसिटाइल कोएंजाइम A का 2 कार्बन, ये आपस में मिलकर के 6 कार्बन वाले सिट्रिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए, इस क्रिया में 5 कोफैक्टर भाग लेते हैं। कितने? 5 कोफैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं। कोफैक्टर किसे कहते हैं, कोएंजाइम किसे कहते हैं, ये मैं आपको, हालांकि ये एंजाइम वाला लेसन जब हमने आप लोगों को बता रहे थे उसमें हमने आपको बताया था इन सब के बारे में। एक बार वापस मैं आपको बता दे रहा हूं, कोफैक्टर कहते किसको हैं अब कोएंजाइम किसे कहते हैं। जैसे देखा ना कोएंजाइम A, एसिटाइल कोएंजाइम A, कोएंजाइम क्या है और कोफैक्टर क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखिए राइबोजाइम एक ऐसा, हालांकि प्रायः सभी एंजाइम 100% प्रायः सभी एंजाइम जो है
प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो भागों से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक एंजाइम जो है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, जैसे यह है नॉन प्रोटीन और यह है प्रोटीनियस भाग। प्रोटीनियस भाग नॉन, दो भागों से मिलकर के बने होते हैं। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि आरएनए का बना होता है, प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता है। तो अधिकांश एंजाइम जो है प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो भागों से मिलकर के बने होते हैं। इस नॉन प्रोटीन वाले भाग को कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर किसे कहते हैं? एंजाइम के नॉन प्रोटीन वाले भाग को कोफैक्टर कहा जाता है। और को एंजाइम, देखो कोफैक्टर को सहकारक भी कहते हैं, हिंदी में सहकारक भी कहा जाता है कोफैक्टर को। अब देखिए को एंजाइम अगला है। को एंजाइम किसे कहते हैं? को एंजाइम या सह एंजाइम, को एंजाइम या सह एंजाइम। तो को एंजाइम क्या होते हैं? देखिए यदि एंजाइम का नॉन प्रोटीनियस भाग प्रोटीनियस वाले भाग से लूजली जुड़ा हो, यानी आसानी से ये अलग हो सके। कहने मतलब ये है यदि एंजाइम का नॉन प्रोटीन वाला भाग प्रोटीन वाले भाग से लूजली जुड़ा हो तो इसे कहते हैं को एंजाइम या सह एंजाइम कहते हैं। और यदि एंजाइम का नॉन प्रोटीनियस भाग प्रोटीनियस भाग से टाइटली मजबूती से जुड़ा हो तो इसे कहते हैं प्रास्थेटिक समूह। प्रास्थेटिक समूह कहते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से आप जो है को एंजाइम के बारे में जान गए और कोफैक्टर के बारे में भी आप जान गए होंगे। कोफैक्टर एंजाइम के नॉन प्रोटीनियस वाले भाग को कोफैक्टर कहते हैं। एंजाइम का नॉन प्रोटीनियस भाग प्रोटीनियस भाग के अगर जो मजबूती से जुड़ा है तो इसे प्रास्थेटिक समूह कहेंगे, और अगर लूजली जुड़ा है तो इसे को एंजाइम कहते हैं। अब देखिए तो इस विज्ञान में जो है 5 कोफैक्टर भाग लेते हैं। नंबर 1 जिसे को एंजाइम ए, नंबर 2 NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नंबर 3 मैग्नीशियम आयन, नंबर 4 LA माने होता है लिपोइक एसिड, लिपोइक अम्ल। और 5वां सहकारक जो है वो होता है TPP यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये आपके याद होना चाहिए आपको कि पायरुविक अम्ल के एरोबिक ऑक्सीडेशन में, जिसमें कि पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। 3 कार्बन परमाणु वाले पायरुविक अम्ल से 2 कार्बन परमाणु वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। यह इस प्रक्रम में 5 कोफैक्टर भाग लेते हैं। कोएंजाइम ए, NAD, मैग्नीशियम आयन, लिपोइक एसिड, थायमिन, पायरोफॉस्फेट, ये 5 कोफैक्टर्स भाग लेते हैं। अब ध्यान रखना आप, एसिटाइल कोएंजाइम ए को क्रेब चक्र और ग्लाइकोलाइसिस चक्र का योजक कड़ी कहते हैं।
योजक कड़ी। और यह पूरी अभिक्रिया जो है यह योजक अभिक्रिया कहलाता है। योजक अभिक्रिया कहलाता है, ध्यान दें। एसिटाइल, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र के बीच का योजक कड़ी क्या होता है, तो आप लिखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। क्योंकि अब यही से देखो क्रेब चक्र शुरू हो रहा और यहां तक पाइरुवेट अम्ल में ग्लाइकोलाइसिस बना था, उसका अंतिम रूप में एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र दोनों का योजक कड़ी जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है। अब इसके बाद देखिए, अब इस समस्त प्रक्रिया को जो है आप समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर दीजिए। ये समस्त प्रक्रिया को जितना हमने इसमें दिखाया है इन सब को आप जो है, अच्छा एक ध्यान है, इस पूरे ये जो पूरा इतना प्रोसेस है ये इसे मध्य चरण भी कहा जाता है। मध्य चरण, ध्यान दें, मध्य चरण पायरुवेट एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनने तक का ये जो है प्रोसीजर ये मध्य चरण कहलाता है। अब हमने आपको बताया था कि पायरुवेट अम्ल का एक अणु पहले भाग लेता है आगे, जिससे कि NADH+ के एक अणु बनता है। तो चूंकि पायरुवेट अम्ल के दो अणु होते हैं, इसमें बना ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट अम्ल के दो अणु बनते हैं, आता है। पायरुवेट अम्ल के दो अणु जब बनेंगे तो यह पूरा प्रोसेस दो बार होगा, यानी क्रेब चक्र भी दो बार चलेगा और ये मध्य चरण भी दो बार चलेगा। यानी मध्य चरण में बनने वाला 3 ATP जो है ये दो बार, 3 दो बार बन जाएगा, यानी मध्य चरण में कुल 6 ATP बन जाएगा। पायरुवेट अम्ल के दो अणुओं से मध्य चरण दो बार चलता है, क्रेब चक्र भी दो बार चलता है और ये 3 ATP दो बार बन जाते हैं, 6 ATP होते हैं। बाकी के बारे में अब देखिए, इसको जो है हम एक समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे इसको। तो समीकरण द्वारा सीधा आप लिख लीजिए पायरुवेट अम्ल, यानी देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट एसिड। अब यहाँ पर हमने जैसे हमने तो बताया आपको कि दो अणु बनते हैं, अब पहले एक अणु जाएगा उसके बाद दूसरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को एक ही साथ हमने लिख दिया। पायरुवेट की दो अणु प्लस 2 कोएंजाइम ए, हमने आपको भी चित्र में बताया था कि कोएंजाइम ए से क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया था। तो ये चूंकि दो अणु है ये 2 कोएंजाइम ए हो जाएगा। अब यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो अणु बनेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम ए के दो अणु बनेंगे और दो अणु CO2 मुक्त होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर लिख दीजिए पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहां ऊपर लिख दीजिए। अब यहां पर आप ये लिख दीजिए कि यहां पर 2 NAD और यहां पर 2 NADH प्लस 2H, ये हो गया। अब यहां पर आप जो है ये दिखा सकते हैं पांचों को एंजाइमों को
पांचों कोफैक्टर्स को यहां पर आप दिखा दीजिए। जैसे पहला था कोएंजाइम ए, इसके बाद मैग्नीशियम आयन, दूसरा का तीसरा जो है Na लिपोइक एसिड, अगला हो गया TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट, और फिर यहां एक और ले लीजिए NAD। ये पांचों सहकारकों का नाम याद लिख लीजिए और यहां बता दीजिए भाई कि पायरिक एसिड जो है, यानी पायरिक एसिड के जो दो अणु हैं, ये दो यानी एक एक करके दो बार अपने, इन दो बार ये कोएंजाइम ए से क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे और दो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और यहाँ पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उपयोग में आएगा, और इसके फलस्वरूप दो, ध्यान रखिए पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, यानी इसमें से कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होंगे। कितने? कुल 4 हाइड्रोजन परमाणु, मतलब दो हाइड्रोजन परमाणु 2 बार मुक्त होंगे। दो चक्र, एक मध्य चक्र 2 बार चलेगा, तो दो हाइड्रोजन परमाणु 2 बार मुक्त होंगे, और ये NAD द्वारा जोड़ करके 2 NADH+ बन जाएगा। यानी कहने मतलब ये जब ETS में जाएगा तो इससे 6 ATP ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, इससे 6 ATP बन जाएगी। ठीक है, तो यह पूरा प्रकरण जो है एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये हो गया आपका। अब इसके बाद है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र जो है, क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्या क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल, TCA यानी क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड चक्र या TCA चक्र भी कहा जाता है। TCA का पूरा नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखिए क्रेब्स चक्र कि इसका क्रेब्स चक्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम हो गया क्रेब्स चक्र। सिट्रिक एसिड चक्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि क्रेब्स चक्र में बनने वाला प्रथम यौगिक जो है, प्रथम उत्पाद जो है वो सिट्रिक अम्ल बनता है, इसलिए इसे सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा जाता है? सिट्रिक अम्ल जो है इसमें अम्लीय समूह के 3 अणु पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड में अम्लीय समूह के 3 अणु पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो अब ये जो है क्रेब्स चक्र अब फिर कैसे कैसे प्रारंभ होगा, फिर ये किस किस प्रकार से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएगा, कहां पर ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा की काउंटिंग क्या है, इन सब के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।